था बेटा सेकेंड ईयर बायोलॉजी और चैप्टर 15 को हमने बेटा स्टार्ट किया था। जस्ट बेटा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था हमने। आज बेटा प्रॉपर अब दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट काइंड एंड बेनिफिशेंट। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। बायोलॉजी बेटा है चैप्टर नंबर 15 बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बेटा थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर के हवाले से कि होमोस्टैसिस बेटा इसका टाइटल है, नाम है बेटा। होमियो हमने कहा था मीन है सेम, स्टेबल, और स्टैसिस मीन कंडीशन है, स्टेट है। हमने बेटा कहा था कि ऐसा अमल है जिसमें इंटरनल बॉडी कंडीशंस को एक जैसा या एक जैसा रखने की कोशिश की जाती है। ऐसा बड़ा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसमें इंटरनल बॉडी कंडीशंस को एक जैसा या एक जैसा रखने की कोशिश की जाती है। होमोस्टैसिस है बेटा। इसकी जो डेफिनेशन है आपकी बुक के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का बड़ा मतलब है आपके बॉडी की हालत, आपके जिस्म की अंदरूनी हालत। जिस्म को बचाना, किससे बचाना है? फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों के नुकसानदेह असरात से जिस्म को बचाना, यह होमोस्टैसिस। बेटा हमने पहले भी कहा था कि बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों के नुकसानदेह असरात से जिस्म को बचाना, यह होमोस्टैसिस। बेटा हमेशा चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आएगी, माहौल में आएगी, आपके इर्द गिर्द आएगी, और फिर उसका असर आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर होगा। जब बंदा कोई बीमार पड़ता है वो खामखा थोड़ी होता है, उसकी वजह कोई ना कोई तो होती है ना, और वो वजह माहौल में हो रही होती है, वो माहौलियाती होती है, और उस वजह से फिर आपके जिस्म के अंदर बिगाड़ आएगा। जैसे बेटा मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल बाहर के माहौल में टेम्परेचर बढ़ गया है तो तब्दीली माहौल में आ गई, या आपने गंदा आलूदा पानी पी लिया, वो पानी माहौल में था, आपने बासी खाना खा लिया, बेटा ये भी माहौल में तब्दीली है। तो जो ही माहौल में तब्दीली आएगी उसका असर आपके जिस्म के ऊपर पड़ेगा। तो हमने उन माहौल में होने वाली तब्दीलियों से जिस्म को बचाना है, ये बड़ा होमोस्टैसिस। फिर हमने कहा था बेटा, बल्कि आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं आगे, कंट्रोल एट ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बेटा ऑर्गेनिज्म लेवल पर इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। हाँ, इसका बेटा जिक्र हमने किया था कि होमोस्टैसिस की 3 मेन टाइप्स है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो यानी कि टू मेंटेन द वाटर एंड सैल्यूट या साल्ट। बेटा हमने कहा था कि जिस्म के अंदर वाटर और साल्ट को मेंटेन करना, ये ऑस्मो रेगुलेशन है। जैसे बेटा हमने कहा था कि आजकल में रोजा रखो हुए हमें पानी की तलब होती है, लेकिन हम पीते नहीं है। हम अफ्तार के टाइम जाकर फिर उस कमी को पूरा करते हैं, पानी दबा के पीते हैं, क्योंकि हम उस वाटर लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो सारा दिन हमारे जिस्म के अंदर कमी पैदा हुई है, उस कमी को हम पूरा कर रहे होते हैं। और साथ आप वो ड्रिंक ले रहे हैं, पानी सादा भी लेते हैं, साथ में तो ड्रिंक भी लेते हैं आप। वो शरबत हो गया, आपने शिकंजी बना लिया, स्क्वैश बना लिया, टैंक बना लिया। टैंक में बच्चों क्या है, वो साल्ट खड़े हुए हैं, विटामिन खड़े हुए हैं, सैल्यूट खड़े हुए हैं। तो आपने हर हाल में जिस्म के अंदर वाटर और सैल्यूट को भी मेंटेन करना है। अगर ना किया तो बीमार हो जाएंगे हम।
ये आखिरकार डेथ भी हो सकती है। ये वो तो ऑस्मो रेगुलेशन। हाँ, ये भी मैंने कहा था बेटा कि शाम को अफ्तार टाइम जितना हम पानी पीते हैं उतनी यूरिनेशन नहीं होती, उतना छोटा पेशाब नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि जिसम में पानी कमी है, पहले वो पूरी होगी, एक्स्ट्रा बचेगा तो निकलेगा वाटर यूरिन की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में, वरना वो नहीं निकलना। तो हमने वाटर और सैल्यूट को बच्चों मेंटेन करना है जिसम के अंदर। एक्सक्रीशन ये क्या होता है? ये भी हमने कहा था बेटा, रिमूवल या एलिमिनेशन, निकालना ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट को जिसम से निकालना, ये एक्सक्रीशन है। अब नाइट्रोजन वेस्ट बेटा तीन तरह के होती हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तीन कौन है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। हमने हर हाल में इनको भी जिस्म से निकालना है, ये एक्सक्रीशन है। और जो मैंने कहा था, आसान आसान सी बिल्कुल बात है कि छोटे पेशाब का निकालना वो एक्सक्रीशन, बड़े पेशाब का निकालना वो एक्सक्रीशन नहीं होता, याद करना। वो होते हैं इजेक्शन। इजेक्शन चैप्टर 12 में पढ़ा था आपने। तो इजेक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव या अनडाइजेस्टिव वेस्ट। बड़े पेशाब का निकालना इजेक्शन है, और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, छोटे पेशाब का निकालना बेटा वो एक्सक्रीशन का अमल कहलाता है। आगे लिखता है बेटा, आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। लेकिन ये अमल पानी के जरिए होगा, पानी की मिकदार पे होगा। आगे पढ़ेंगे बेटा। पेशाब में अक्सर तो बेटा वाटर ही होते हैं, छोटे पेशाब में तो वाटर होगा, तो फिर जिस्म से यूरिया और यूरिक एसिड निकलेगा। बेटा एक और बात भी याद करना, हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है। बेटा हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है लेकिन निकलता नहीं है, वो निकलता यूरिया की शक्ल में है। क्या बेटा मैंने कहा? हमारे जिस्म में अमोनिया बनता है लेकिन अमोनिया निकलता नहीं है, अमोनिया यूरिया की शक्ल में निकलता है। आगे बेटा पढ़ेंगे आप कि एक यूरिया साइकिल चलता है आपके लिवर के अंदर, जिगर के अंदर। तो उस यूरिया साइकिल के जरिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये यूरिया हमारे जिस्म में पेशाब के जरिए होकर निकलता है। बेटा एक मिनट ठहरो, आप लोग जरा ऐड कर दें, कुछ बच्चे वेटिंग में हैं। ऐसा बेटा जल्दी आया करें आप, बात समझ आ रही है? जल्दी आएंगे तो मेरा बेटा ऐड होंगे, वरना आप ऐड नहीं हो सकते। टाइम पे आया करो, शाबाश। वेट फॉर अ वाइल। बेटा जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं बेटा, उसका जवाब मैं आखिर में दूंगा लेक्चर के बाद। शाबाश, मैंने बात आपकी सुन ली है, देख ली है, शाबाश। तो बेटा एक्सक्रीशन क्या होता है? छोटे पेशाब का निकालना। तो फिर हमने कहा ये वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर होगा तो उसको डाइल्यूट करके फिर जिस्म से निकाला जाएगा। तो बेटा एक बात मैंने और भी की कि अमोनिया जिस्म में बनता है हमारे जिस्म में, लेकिन निकलता नहीं है, वो यूरिया की शक्ल में निकलता है, वो यूरिया में कन्वर्ट होकर निकलता है। देन नंबर थर्ड बच्चों टाइप थी थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस या मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हमने हर हाल में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। देखो बेटा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, हमने इसको हर हाल में मेंटेन करना है। अगर हमने मेंटेन ना किया तो उसी तरह बच्चों या तो हम बीमार हो जाएंगे या हमारी डेथ हो सकती है। जैसे बेटा मैंने कहा था कि तब्दीली माहौल में आएगी, गर्मी हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, 48 50 हो गया है, लेकिन आपको 37 चाहिए। हमने अपने जिस्म को उस 50 या 48 के टेम्परेचर से बचा के रखना है। ये होमोस्टैसिस हो जाएगा, थर्मो रेगुलेशन हो जाएगी। या सर्दियां आ गई हैं, टेम्परेचर डाउन हो गया है, 5 हो गया, 0 हो गया, हमें 37 चाहिए। हमने उस माहौल में होने वाली तब्दीली से फिर भी जिस्म को बचाना है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ये थर्मो रेगुलेशन हो रही है, ये बड़ा हमने पहले भी कहा था। आगे बड़ा हम कहते हैं कंट्रोल एट द सेल लेवल। बेटा बहुत कंट्रोल एट द ऑर्गेनिज्म लेवल।
ये बेटा कंट्रोल एट द सेल लेवल, वेरी बेसिक लेवल इज एट द सेल लेवल। क्योंकि बेटा हमारे जिस्म में है तो सारे सेल, सबसे पहले बेटा यहाँ पे उसको कंट्रोल किया जाएगा सेल लेवल पर। These substances keep control in and outside of the cell। ये तमाम चीजें जो बेटा हमने पढ़ी है ना, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, थर्मो रेगुलेशन हो गया, उसको सबसे पहले सेल लेवल पर कंट्रोल किया जाएगा। फिर बेटा हम कहते हैं अगर सेल के अंदर उससे कंट्रोल किया जा रहा है, वो है इंट्रासेलुलर लेवल। इंट्रासेलुलर, इधर चेक कर, एक मिनट ठहरो बेटा। अगर सेल के अंदर बेटा मेंटेन किया जा रहा है वो इंट्रासेलुलर है, अगर सेल के बाहर बेटा मेंटेन किया जाएगा वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो बच्चों, हमें सेल के अंदर एक हद तक वाटर चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटाशियम चाहिए, ऐसा जितनी मिकदार में वो वाटर या साल्ट अंदर चाहिए, जब उतने बच्चों मेंटेन हो जाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को पंप आउट किया जाएगा। तो एक हद तक हर चीज को सेल के अंदर बच्चों या सेल के बाहर मेंटेन किया जाता है। और अंदर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो ऑर्डर देगा, उतनी चीज अंदर जमा होगी, एक्स्ट्रा बच्चों बाहर पंप आउट हो जाएगी। बेटा आपकी बुक में एक डायग्राम बने हुए, वहां बेटा जाकर उसको देख लेना, तो सेल लेवल पे बेटा आपको दिखा रहा है। फिर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम, ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसके जरिए आप ये होमोस्टैसिस करते हैं, तो उस कंट्रोलिंग सिस्टम के आगे कितने कंपोनेंट्स हैं? बेटा कंट्रोलिंग सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 रिसेप्टर या सेल्स, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर यानी कि हाइपोथैलेमस, और नंबर 3 बच्चों इफेक्टर्स यानी कि मसल्स या बच्चों ग्लैंड। ठीक है ना, ये बड़ा 3 चीजें हैं, 3 कंपोनेंट्स, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। जैसे बड़ा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हमें गर्मी लग रही है, वो तो गर्मी एक सिग्नल है, हॉटनेस एक सिग्नल है, मैसेज है। गर्मी का सबसे पहले असर कहां होता है? आपकी स्किन के ऊपर। स्किन के अंदर आपके रिसेप्टर लगे हुए हैं, रिसेप्टर एंटीना लगे हुए हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं। आगे बेटा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 के अंदर के, बल्कि बेटा 17 में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर हॉटनेस है या कोल्डनेस है, उसके रिसेप्टर हैं, सेल लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, जो सर्दी या गर्मी के मैसेज को रिसीव कर लेते हैं उस एंटीना की तरफ। बेटा मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमें गर्मी लग रही है, गर्मी का हॉटनेस का सबसे पहले असर रिसेप्टर पर होगा। देन रिसेप्टर बेटा क्या करेगा? देन बेटा वो जो रिसेप्टर रिसेप्टर फॉर एग्जांपल गर्मी यहाँ पड़ी है, यहाँ सेंसर खड़े हुए हैं, सेल खड़े हुए हैं, तो उसने बेटा आने वाले मैसेज को रिसीव किया। फिर ये हॉटनेस का, गर्मी का जो मैसेज है आपके न्यूरॉन के जरिए आपके बच्चों ब्रेन तक पहुंचेगा, कंट्रोल सेंटर में पहुंचेगा। कंट्रोल सेंटर बेटा होम्योस्टैसिस में याद करना, कंट्रोल सेंटर आपका हाइपोथैलेमस। बच्चों होम्योस्टैसिस में कंट्रोल सेंटर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, याद करना बच्चों। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, आगे पढ़ेंगे आप। तो जो बेटा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन उसका एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा होम्योस्टैटिक होम्योस्टैटिक कंट्रोल सेंटर है। तो बेटा मैंने क्या कहा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ बच्चों ये गर्मी का पैगाम पहुंचा, रिसेप्टर ने रिसीव किया, फिर बेटा ये पैगाम न्यूरॉन के जरिए कहाँ जाएगा? आपके कंट्रोल सेंटर।
फिर कंट्रोल सेंटर ऑर्डर देगा आपके इफेक्टर कौन है? दो तरह के इफेक्टर होते हैं, मसल्स और द ग्लैंड्स। मसल हो सकते हैं या बच्चों ग्लैंड हो सकते हैं। जैसे गर्मी में आपको पसीना आने लग जाएगा, इस वक्त पसीने में इफेक्टर आपका कौन है? स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड पसीने वाले गदूत, स्वेट ग्लैंड आपका इफेक्टर है। स्वेट ग्लैंड पसीना खारिज करना लग जाएगा और पसीने का रिजल्ट कोल्डनेस होगी, ठंडक होगी। पैगाम किया था मेरे बच्चों गर्मैश वाला और तोड़ निकाला गया है ठंडक वाला। स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, ये फीडबैक मैकेनिज्म है। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव है ये। बच्चों आगे पढ़ेंगे आप, जो फीडबैक होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में जैसा पैगाम जाए, अगर उसके मुताबिक वैसा काम हो तो पॉजिटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? जैसा पैगाम जाए, अगर उसके उलट काम हो वो नेगेटिव है। जैसे यहाँ पर जो मैंने आपको ये गर्मी वाले एग्जांपल दी है, उसमें इफेक्टर आपके ग्लैंड्स हैं, पसीना आ रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पैगाम किया था आपके गर्मैश वाला और तोड़ निकाला गया ठंडक वाला, ये नेगेटिव फीडबैक है। तो हमने कहा बच्चों या तो इफेक्टर ग्लैंड हो सकते हैं या फिर इफेक्टर मसल्स भी हो सकते हैं। मसल्स कैसे? अगर आपको गर्मी लगी है, आप उठ कर चल कर वहां जाएंगे जहां पंखा चला हुआ है। अब चल कर गए, आपके मसल काम कर रहे हैं। या अगर वहीं पर बैठे हैं तो फिर उसके बाद हिम्मत फैन पंखा चलाना शुरू कर देंगे। हिम्मत फैन में आपके ये मसल काम कर रहे हैं, इफेक्टर बच्चों मसल आ रहा है। तो उसने बेटा आपको समझाया कि जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। एक रिसेप्टर होता है जिसने मैसेज को रिसीव करना है, एक कंट्रोल सेंटर है जहां वो मैसेज पैगाम जाएगा, फिर वही उसका तोड़ भी निकालेगा, आगे ऑर्डर भी देता है। तो कंट्रोल सेंटर किसको ऑर्डर देगा? इफेक्टर को। इफेक्टर हमारे बॉडी में बच्चों कौन है? वो दो हैं, मसल्स हैं या बच्चों ग्लैंड्स खड़े हुए हैं। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, बेटा यहाँ तक बात है ये है। फिर आगे बड़ा ध्यान करता है, एग्जांपल देता है आपकी बुक के अंदर उसी फीडबैक की, एज लाइक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेटर। जैसे बच्चों रेफ्रिजरेटर काम कर रहा होता है, फ्रिज काम कर रहा होता है, फ्रिज के अंदर भी आपने एक टेम्परेचर बच्चों अंदर रेगुलेट किया होता है, कंट्रोल किया हुआ है। 4 पे खड़ा कर दिया, 3 पे खड़ा कर दिया, 1 पे खड़ा कर दिया है, वो उसके मुताबिक काम करता है। आपने फ्रिज का दरवाजा खोला, उसे कूलिंग ज़ाया हो गई, टेम्परेचर जो उसका था वो बिगड़ा, दोबारा पीछे उसका कंडेंसर चलने लग जाएगा। वो तब तक बड़ा चलता रहेगा जब तक दोबारा अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता। जो ही टेम्परेचर दोबारा अंदर मेंटेन हुआ तो ऑटोमेटिकली फ्रीज बच्चों बंद हो जाएगा। ये फीडबैक है। वो खुद ही चलता है रेफ्रिजरेटर और खुद ही स्टॉप हो रहा है, वो ऑटोमेटिक लगा हुआ है, वो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसका। वो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए काम कर रहा है। सोचो हमारा जिस्म भी फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए काम कर रहा होता है। हाँ, क्या हम कभी ऑर्डर देते हैं कि अब पसीना आने लग जाओ, अब पसीना स्टॉप हो जाओ, अब गर्मी लगना शुरू हो जाओ, अब गर्मी बंद हो जाए? नहीं, है हमारा जिस्म खुद ब खुद उसके मुताबिक काम कर रहा होता है। ये बड़ा फीडबैक है, ये बड़ा फीडबैक है। उसने बड़ा एग्जांपल सॉरी डेफिनेशन दी है जो आपकी बुक में है, डिटेक्शन ऑफ द चेंज। डिटेक्शन मालूम करना, पता लगाना, ऑफ चेंज। तो चेंज बेटा आई है, उस चेंज को पहले तो मालूम करना है। फिर क्या होगा? सेंडिंग सिग्नल्स टू कंट्रोल सेंटर। फिर वो सिग्नल कहाँ जाएगा? कंट्रोल सेंटर की तरफ जाएगा, आपके ब्रेन की तरफ जाएगा, आपके हाइपोथैलेमस की तरफ जाएगा एंड रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर। और फिर कंट्रोल सेंटर ऑर्डर देता है इफेक्टर्स को और वो इफेक्टर उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करेगा, उसके मुताबिक काम करेगा। ये फीडबैक है। क्या बड़ा हमने कहा? डिटेक्शन ऑफ द चेंज, पहला स्टेप है चेंज को मालूम करना। जैसे बच्चों रिसेप्टर वो चेंज को रिसीव करता है। फिर सिग्नल कहाँ जाएगा? सेंडिंग सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर। अभी बच्चों हमने कहा था
कि फिर बेटा वो सिग्नल कहाँ देगा, कंट्रोल सेंटर में, होम हाइपोथैलेमस में। फिर हाइपोथैलेमस इफेक्टर को ऑर्डर देगा और ऑर्डर उसके मुताबिक काम करेगा, सॉरी इफेक्टर उसके मुताबिक काम करेगा, कंट्रोल सेंटर के मुताबिक। ये फीडबैक। ये बेटा एक आगे आसान सी डेफिनेशन भी दी हुई है चैप्टर नंबर 17 के अंदर। द मैकेनिज्म विच इट्स सेल्फ कंट्रोल्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट। बेटा ऐसा मैकेनिज्म जो अपने ही प्रोडक्ट के, जो अपनी ही प्रोडक्ट के रिएक्शन से कंट्रोल हो, वो फीडबैक मैकेनिज्म। बच्चों देखो ना, गर्मी में हमारी प्रोडक्ट क्या है बच्चों, पसीना है। और उस पसीना के रिएक्शन से कंट्रोल किया जा रहा है जिसम को। पसीना का रिएक्शन बच्चों क्या है, ठंडक है। ठंडक के जरिए उस जिसम को कंट्रोल किया जाएगा, ये फीडबैक मैकेनिज्म। बच्चों वैसे भी पसीना आने के बाद अगर वहां पर आप हाथ लगाए, आपको ठंडक का एहसास होता है। तो एवेपोरेशन ऑलवेज हैव कूलिंग इफेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे बेटे,